नमस्कार। आज से हम लोग हिमालय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। हिमालय प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये जितना महत्वपूर्ण है उतना ही विस्तृत भी है। इसीलिए हिमालय से संबंधित जो क्लासेस होंगे वो 2 या 3 हो सकती हैं। आज की क्लास में हम लोग हिमालय की उत्पत्ति, उसके विस्तार और उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। हिमालय भारत के भूगोल की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसीलिए संपूर्ण हिमालय का अध्ययन हमारे साथ आप लोग धैर्यपूर्वक करते जाइए और जो कुछ भी कराया जा रहा है प्रत्येक लाइन जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं उसी तरीके से उसको लिखते जाइए। विश्व के जितने भी लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, विश्व की जितनी भी लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन सभी का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। लगभग सभी पर्वतों का, जैसे कि उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत श्रृंखला, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी पर्वत श्रृंखला है उत्तरी अमेरिका का। इसका विस्तार भी उत्तर से दक्षिण की ओर हुआ है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला, इसका विस्तार भी उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसका विस्तार भी उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। लेकिन पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। आप इसी तरीके से इसको नोट कर लेंगे कि पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। इसके अलावा एशिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। ये जो लाइनें हैं इसको आप इसी तरीके से लिखते जाइए। यहां पर आदमी कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और परीक्षा में जब सवाल घुमा करके आता है तो गलत कर देते हैं। इसीलिए हिमालय से बनने वाले प्रत्येक सवाल आप बहुत ही ध्यानपूर्वक और शब्दशः लिखेंगे उसी तरीके से। तो पश्चिम से पूरब विश्व की पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, पहली एंडीज, दूसरी रॉकी और तीसरा हिमालय, तीसरी है हिमालय। विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। ठीक है। हिमालय का विस्तार किन किन देशों में हुआ है देखेंगे। यहां पे हिमालय का विस्तार किन किन देशों में हुआ है। सबसे पहले हिमालय का विस्तार भारत, पहला है भारत, हिमालय का विस्तार भारत में। इसके अलावा हिमालय का विस्तार चीन, तीसरे नंबर पे नेपाल, चीन नेपाल, चौथा म्यांमार, पांचवा भूटान। अगर हम पश्चिम में देखें तो छठे नंबर पे पाकिस्तान और सातवां अफगानिस्तान। हिमालय का विस्तार एशिया के इन 7 देशों में हुआ है। अलग अलग देशों में, विभिन्न देशों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके कुल विस्तार की अगर हम बात करें तो हिमालय का विस्तार 2400 किलोमीटर। हिमालय की लंबाई, हिमालय एक चाप की तरह से है। अब देखेंगे अर्धचंद्राकार। हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूरब की ओर होता है। पश्चिम में ये अधिक चौड़ा और पूरब में आते आते ये संकरा हो जाता है। संकरा मतलब पतला हो जाता है। यही कारण है कि पूरब की जो चोटियां हैं वो ऊंची हो जाती हैं। किसके कारण? क्योंकि हिमालय पूरब में संकरा हो जाता है और संकरे होने की वजह से जब कोई चौड़ी चीज दबा दिया जाएगा तो वो ऊपर उठ जाएगा। इसी तरीके से हिमालय की जो पूर्वी चोटियां हैं वो ऊपर उठ जाती हैं और यही कारण है कि हिमालय की जो सर्वोच्च चोटियां हैं जैसे कि एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं। तो ये उठे होने के कारण है। तो हिमालय की जो कुल लंबाई है कहां से कहां तक? पश्चिम पूरब में नामचा बरवा,
अरुणाचल प्रदेश में। इसकी सबसे पूर्वी चोटी, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से और पश्चिम में कश्मीर में नंगा पर्वत तक, कश्मीर में नंगा पर्वत तक इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 2400 किलोमीटर। हिमालय का जो कुल क्षेत्रफल है, इसको इसी तरीके से लिखते जाइएगा, कुछ भी छोड़िएगा नहीं। हिमालय का जो कुल क्षेत्रफल है 5,96,000, आप इस तरीके से लिख सकते हैं 5,96,000 किलोमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है। हिमालय का जो क्षेत्रफल है वो 5,96,000 किलोमीटर है। हिमालय की अगर हम चारों तरफ की बात करें तो हिमालय के चारों तरफ क्या है? आज की क्लास में हम लोग हिमालय पर समझ विकसित करेंगे। अगली क्लास में हम लोग जो इसका ट्रांस हिमालय है और ये नीली रेखा ऊपर की जो लाइन दिखाई दे रही है रेड कलर की, ये ट्रांस हिमालय है और इसके नीचे ये नीली वाली लाइन ये बृहद हिमालय है। इन दो को अगली क्लास में, और उसके बाद हम लोग लघु हिमालय और शिवालिक, इस तरीके से इस पर 3 क्लासेस हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम लोग हिमालय से संबंधित जो समझ है इसको पूरी तरीके से समझ लेंगे, ताकि आगे की जो हम लोग हिमालय के आंतरिक भागों में जब अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में, हिमालय के चारों तरफ की बात कर रहे थे हम लोग। हिमालय के उत्तर में चीन है, तिब्बत का पठार और चीन, तिब्बत का पठार और चीन, और चीन में हिमालय की एक श्रृंखला है जिसे कुनलुन कहा जाता है, कुनलुन कहा जाता है, जो कि चीन में है। हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में आपको 3 महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी होंगी। क्या क्या? तिब्बत का पठार, हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार, उसके ऊपर चीन, और चीन में ही कुनलुन का विस्तार होता है जो कि हिमालय की ही एक श्रृंखला है। इसके अलावा हिमालय के पूर्व में, हिमालय के पूर्व में म्यांमार, म्यांमार हिमालय अपने दोनों छोरों पर, आप यहाँ पर देखेंगे नंगा पर्वत, कश्मीर में नंगा पर्वत, और यहाँ पर नामचा बरवा। तो नामचा बरवा और कश्मीर में नंगा पर्वत से हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है। तो इस तरीके से इसका विस्तार म्यांमार में भी होता है, और इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यांमार अर्थात हिमालय के पूर्व में म्यांमार, जिसे अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, ये विस्तृत है। और हिमालय के पश्चिम में, हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में भारत, हिमालय के दक्षिण में भारत, और भारत का मैदानी भाग और उसका प्रायद्वीपीय भाग। हिमालय का अधिकतर हिस्सा भारत में है। इसके अलावा नेपाल, चीन, भूटान, मैंने बताया हिमालय भारत, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तमाम देशों में हिमालय का विस्तार होता है, और अलग अलग जगहों पर से अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके अलावा हिमालय को जिन जिन देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, थोड़ा उन पर देखते हैं। हिमालय यहाँ से, इसकी एक श्रृंखला म्यांमार में आती है। म्यांमार में इसे अराकान योमा कहा जाता है, म्यांमार में इसे अराकान योमा कहा जाता है। हिमालय की एक श्रृंखला जो इस तरीके से मुड़ी है, जो दक्षिण की ओर मुड़ती है, उसकी भारत में भी कुछ चोटियां बनती हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैसे जब हम लोग पूर्वोत्तर भारत का हिमालय पढ़ेंगे उसमें इस पर हम लोग विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो दक्षिण की तरफ जो मुड़ रहा है, इसमें ये अर्थात जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसको हम कहते हैं पटगोई गुम, पटगोई गुम। पटगोई गुम की पहाड़ी कहाँ पर है? अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में। ये नागालैंड में नागा पहाड़ी, इसे कहते हैं नागा पहाड़ी। ये मणिपुर, मणिपुर में इसे कहा जाता है लैमाटोल, लैमाटोल, इसे मणिपुर पहाड़ी भी कहा जाता है। इसके बाद मिजोरम में, मिजोरम में इसे मिजो पहाड़ी कहा जाता है, मिजोरम में इसे मिजो पहाड़ी कहा जाता है। इसके अलावा हिमालय का ये जो अरुणाचल प्रदेश में उत्तरी विस्तार है, उत्तर में जो अरुणाचल प्रदेश में हिमालय है, यहाँ पे डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये तमाम अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पर चोटियाँ हैं। तो जैसे डफला इस तरीके से इसी सीरीज में है, डफला, मिरी, अबोर और मिसमी यहाँ पर है। ये वैसे शिवालिक की श्रृंखलाएं हैं।
तो हिमालय इस तरीके से इधर मुड़ता है दक्षिण की तरफ, जिसे म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है। इसके बाद हिमालय भूटान में हिमालय के नाम से ही, भारत में हिमालय के नाम से ही, नेपाल में हिमालय के नाम से ही जाना जाता है। इसके अलावा हिमालय चीन में, हिमालय की जो श्रृंखला चीन में है, इसे क्या कहा जाता है? कुनलुन कहा जाता है, उसको कुनलुन कहा जाता है। हिमालय नंगा पर्वत से पुनः, मैंने कहा तो दोनों छोरों पर दक्षिण की ओर मुड़ता है, तो हिमालय नंगा पर्वत से अर्थात कश्मीर से ये फिर से पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, जिसे पाकिस्तान में सुलेमान कहा जाता है, जिसे पाकिस्तान में सुलेमान कहा जाता है, और अफगानिस्तान में इसे हिंदुकुश कहा जाता है, अफगानिस्तान में इसे हिंदुकुश पर्वत कहा जाता है। हिमालय की ये सारी श्रृंखलाएं, हिमालय की ये सारी श्रृंखलाएं इस स्थान पर, यहाँ पर आप देखेंगे कि हिंदुकुश, सुलेमान, हिमालय, ट्रांस हिमालय, कुनलुन, ये सारी जो श्रृंखलाएं हैं एक जगह पर आकर के मिलती हैं, और वो कहाँ मिल रही हैं? इस स्थान पे। और यहाँ पर एक पर्वतीय गांठ बनता है जिसे हम बोलते हैं पामीर का पठार, इसको बोला जाता है पामीर का पठार। पामीर का पठार का निर्माण होता है इस तरीके से। ये हिमालय की अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम रहे हैं। इसके अलावा हिमालय की कुल 4 श्रेणियां हैं, हिमालय की कुल 4 श्रेणियां। हिमालय की श्रेणियों की अगर हम बात करें तो कुल 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? सबसे भारत में सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, हिमालय की ही एक श्रृंखला है जिसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। उसके बाद इसकी जो लंबी लंबी पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार हुआ है, ये उत्तर से पश्चिम से पूरब की ओर जो विस्तार हुआ है, उसमें 3 प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। ये नीले क्रम में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बृहद हिमालय, इसको बोलते हैं बृहद हिमालय, इसको कहा जाता है बृहद हिमालय। हिमालय की सबसे लंबी या सबसे ऊंची जो पर्वत चोटियां हैं वो बृहद हिमालय में हैं, जैसे कि एवरेस्ट एशिया, भारत और विश्व सबका अर्थात पृथ्वी का सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। जब बृहद हिमालय पढ़ेंगे तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा कंचनजंगा, आप देख पाएंगे यहाँ पे भारत में सिक्किम में कंचनजंगा। ये इसके अलावा यहाँ पे तमाम प्रकार की धौलागिरी, नंदा देवी, ये तमाम पर्वत जो हैं, ये हिमालय की जो ऊंची पर्वत चोटियां हैं वो सभी कहाँ पर है? बृहद हिमालय में है। बृहद हिमालय वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, चूंकि ऊंचाई अधिक होती है तो इस वजह से इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। चूंकि विशाल है तो विशाल हिमालय भी कहा जाता है, महान हिमालय भी इसी को कहा जाता है। इस तरीके से इसके तमाम नाम हैं। ट्रांस हिमालय को भी पार हिमालय कहा जाता है, ट्रांस हिमालय को टेथिज हिमालय कहा जाता है, ट्रांस हिमालय को ही क्या नाम दिया गया है? टेथिज हिमालय भी इसका एक नाम होता है। इसके अलावा बीच में जो श्रृंखला रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये लघु हिमालय है, इसको लघु हिमालय कहा जाता है। लघु हिमालय में मुख्यतः घाटियां पाई जाती हैं, लघु हिमालय में मुख्यतः घाटियां पाई जाती हैं। जैसे कि अगर आप इधर देखें तो कश्मीर घाटी, कश्मीर के नीचे मसूरी घाटी, उसके नीचे मसूरी घाटी, मसूरी घाटी के बाद अगर हम नेपाल में देखें तो काठमांडू घाटी, महाभारत की जो घाटी है ये सब यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ सिक्किम में चुंबी घाटी। तो घाटियाँ किस में विस्तृत हैं? लघु हिमालय। घाटियाँ इसकी विशेषताएं होती हैं, इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तराखंड में बुग्याल प्याल कहा जाता है इसके शीतोष्ण घास के मैदानों को, और यहाँ दून द्वार उत्तराखंड में ही कहा जाता है। तो इस तरीके से इसके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। जब हम लघु हिमालय पढ़ेंगे विस्तृत तौर पर उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। फिलहाल बीच वाली जो श्रृंखला है हिमालय के बीच में, उसको हम लोग मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहा जाता है। बीच वाले हिमालय की श्रृंखला को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। हिमालय की जो सबसे निचली श्रृंखला है, हिमालय की जो सबसे निचली श्रृंखला है उसे शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला शिवालिक है। ये हिमालय की सबसे नवीनतम, वैसे विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय है। हिमालय एक बलित पर्वत है। हिमालय में भी हिमालय की जो 4 श्रृंखलाएं हैं, श्रेणियां हैं,
उन श्रेणियों में जो सबसे नवीनतम है वो कौन सा है? शिवालिक है। शिवालिक इसकी सबसे नवीनतम श्रेणी है। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं हिमालय के जो निर्माण है। हिमालय का निर्माण, भारत की भौगोलिक जो निर्माण है, पहली क्लास हम लोगों ने सीरीज जब से शुरू की है तो सबसे पहली क्लास जो हम लोगों ने ली थी वो यही था कि भारत के भौगोलिक निर्माण पर हम लोगों ने सबसे पहले चर्चा किए थे। तो उसमें भी हमने इसके निर्माण पर मुख्यतः चर्चा किया है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग जो प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोबर का सिद्धांत। हिमालय की उत्पत्ति के दो प्रमुख सिद्धांत दिए जाते हैं जो कि अध्ययन की दृष्टि से और आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जिसमें पहला सिद्धांत है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, और दूसरा इन्होंने सिद्धांत दिया है, एक भूवैज्ञानिक रहे थे इनका नाम था हेरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इन दो सिद्धांतों के आधार पर हम लोग हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत को या हिमालय की उत्पत्ति को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे कोबर का जो ये थ्योरी है, जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है, भूसन्नति इस तरीके से, तो कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है ये मुख्यतः प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत अर्थात महाद्वीपों के विस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। इसमें से बहुत सारी बातें जो महाद्वीपों के विस्थापन सिद्धांत में दी गई हैं उसकी हैं, और कुछ बातें जो है कोबर ने अपनी तरफ से अर्थात उनके खुद के अपने सिद्धांत हैं, उस पर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। कोबर का जो सिद्धांत है, कोबर महोदय ने हिमालय की उत्पत्ति का सबसे लगभग सटीक जो जानकारी दी है कोबर ने दी है, इसीलिए परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोगों ने महाद्वीपों के विस्थापन सिद्धांत और भारत का जो पहली क्लास थी उसमें हमने ये बताया था कि भारत का ये वाला जो हिस्सा है, इतना ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, यही मुख्य भारत है। इतना जो है ये भारत का, इसी को हम बोलते हैं मुख्य भारत। ये है आपका मुख्य भारत। ये मुख्य भारत जो है अफ्रीका से, जो अफ्रीका का गोंडवाना लैंड का हिस्सा था जो कि अफ्रीका, और उसी से टूट करके ये उत्तर पूर्व की ओर इस दिशा में ये प्रवाहित हुआ, जो कि अभी भी ये इसका प्रवाह उत्तर पूर्व की ओर जारी है। महाद्वीपों का जो विस्थापन सिद्धांत है उसमें बताया गया है, और हेरिहेस की जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है इसमें भी बताया गया है कि पृथ्वी के सतह के नीचे ये जो क्रस्ट है इसमें 200 किलोमीटर नीचे पृथ्वी 6 अलग अलग प्लेटों में विभक्त है। अर्थात पृथ्वी जो गोल है ये 6 अलग अलग प्लेटों में है और उनमें प्रवाह निरंतर जारी है, उसमें प्रवाह हो रहा है। अर्थात कहीं प्लेटें आपस में टकरा रही हैं तो जाहिर सी बात है पृथ्वी गोल है तो कहीं पर आपस में टकराएंगे, या फिर अगर कहीं से अलग होंगी तो कहीं पर वो आकर के टकराएंगे भी। मुख्यतः इसी सिद्धांत के आधार पर ही कोबर का सिद्धांत की शुरुआत होती है। तो ये प्रारंभिक चीज है, अर्थात भारत का जो ये मुख्य भूमि है जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत आज की डेट में कह रहे हैं, ये मुख्यतः गोंडवाना लैंड की चट्टान है और इसका प्रवाह अफ्रीका से टूट करके और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ये आया। इसी चीज को अगर हम लोग यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर थोड़ा सा ठीक से इसको देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए। इसको विस्तृत तौर पर हमने पहली वाली क्लास जिसमें हमने ली है उसमें हमने करा दिया, इसको वहां पर भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। तो भारत की जो मुख्य भूमि है वो जो टूट करके आया वो कितना था, वो ये हिस्सा था जो कि किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, टूट करके कहां से आया था, अफ्रीका से, अफ्रीका वाले भूमि से ये टूट करके और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए इस तरीके से आया। जिस सागर में प्रवाहित हो रहा था उसका नाम था टेथिस सागर। अर्थात इस लैंड के ये जो भूखंड दिखाई दे रहा है इसके ये जो जल राशि यहाँ पर होगी इसको क्या कहा गया, इसको कहा जाता था टेथिस सागर, इसको कहा जाता था टेथिस सागर। ठीक है, अब यहां से कोबर का सिद्धांत जो है वो शुरू होता है। कोबर ने टेथिस सागर को टेथिस सागर नहीं कहा है, इन्होंने इसको टेथिस
सन्नति कहा है, टेथिस भूसन्नति कहा है। ठीक है, तो ये प्रवाहित हो रहा था। ऊपर अगर हम यहां देखें तो यहां पर क्या था, अंगारा लैंड। ये जो आकार आपको दिखाई दे रहा है यह है अंगारा लैंड। ये अंगारा लैंड की चट्टान थी। कुबर ने बताया है कि अंगारा लैंड से भी तमाम नदियां कहां गिरती थीं, टेथिस सागर में गिरती थीं। और गोंडवाना लैंड से भी तमाम नदियां कहां गिरती थीं, टेथिस सागर में गिरती थीं। दोनों तरफ से नदियां जो है टेथिस सागर में गिरती थीं, जिससे नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद जो थे वो टेथिस सागर में जमा होते गए। दोनों तरफ से जो नदियां इसमें गिर रही थीं, इससे टेथिस सागर के जो अवसाद थे उसमें अवसाद भरता चला गया। और उन अवसादों के भार की वजह से, अवसाद जब उसमें जमा हुआ तो अधिकतम भार की वजह से जो निचली चट्टानें अवसाद थे वो चट्टानों में तब्दील होते चले गए और उसमें वजन और बढ़ता चला गया, उसमें भार और ज़्यादा होता चला गया, जिससे टेथिस सागर के तल का अवतलन हो गया। और इस तरीके से अगर हम इसे देखें तो ये गोंडवाना लैंड और ये टेथिस सागर और ये अंगारा लैंड। इधर का ये जो चट्टान है यह है गोंडवाना का, यह है आपका टेथिस सागर और यह है अंगारा लैंड। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड से भी नदियां इसमें गिरती थीं और टेथिस सागर से भी नदियां अंगारा लैंड से भी नदियां इसमें गिरती थीं। इसमें जो अवसाद, ये अवसाद है, ये अवसाद इसमें जमा होने लगा, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद इसमें जमा होते गए। इन अवसादों के भार की वजह से टेथिस सागर का अवतलन हुआ, टेथिस सागर का अवतलन हो गया और इसमें और अवसाद जमा होने लग गए। इसे अवतलन कहते हैं। किसी तल के नीचे जाने को अवतलन कहा जाता है। तो टेथिस सागर के तल में अवतलन हुआ। जब कोई चीज नीचे की तरफ जाएगी तो उसकी जो चौड़ाई है, ये वाली जो क्षेत्र है, उसकी जो चौड़ाई, जब उसकी लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई घटेगी। अर्थात जब ये नीचे की तरफ गया तो गोंडवाना लैंड की तरफ से भी और अंगारा लैंड की तरफ से भी दबाव बढ़ा। काफी आसान होकर समझ पा रहे होंगे, जब कोई चीज नीचे की तरफ दबेगी तो साइडों से वो कम होगी। तो इसको हम कहते हैं अवतलन। जो नीचे की तरफ हो जा रहा है उसको कहा जाता है अवतलन, इसको कहा गया अवतलन। ठीक है, तो जब इसमें अवतलन हुआ तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड की जो ठोस चट्टानें थीं इसमें दाब आया, इधर से भी दाब और इधर से भी दाब। तो दोनों तरफ से इस पे दबाव पड़ा। मैंने बताया कि ये वाला जो हिस्सा है ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा था, तो इसकी वजह से इसमें दबाव पड़ा। और जब दबाव पड़ा तो टेथिस सागर के जो अवसाद था वो ऊपर उठ गया। टेथिस सागर में जो अवसाद जमा था वो ऊपर उठ गया। तो इस तरीके से ये जो ऊपर उठा है ये कुछ दोनों गोंडवाना लैंड की साइड में, बीच में समतल मैदान और उसके बाद फिर से ये इस साइड में अर्थात अंगारा लैंड की साइड में, इस तरीके से इसमें उभार हुआ। ये बलित हो गया अर्थात इसमें बलय पड़ गया। और यही कारण है कि हिमालय को क्या कहा जाता है, फोल्डेड माउंटेन अर्थात बलित पर्वत कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से ये उठ गया। ये हिस्सा समतल तौर पर ही ऊपर उठ रहा था, समतल तौर पर ये ऊपर उठ रहा था। ठीक है, ये जिस समय पर हो रहा था, अर्थात एक सवाल और बन जाता है कि हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है। ये जिस पीरियड में हो रहा है इसको कहा जाता है सेनेजोइक महाकल्प काल। सेनेजोइक महाकल्प काल में हिमालय का निर्माण हुआ। सेनेजोइक महाकल्प काल में हिमालय का निर्माण हुआ। अर्थात ये जो प्रक्रिया हम बता रहे हैं ये कब की है, सेनेजोइक महाकल्प काल की है। ठीक है, जुरासिक युग के बाद के टाइम को सेनेजोइक महाकल्प काल कहा जाता है। तो उस पीरियड में ये हिमालय का उभार शुरू हुआ था। जो उभार मैंने कहा कि दो जगहों से उभरा था, ये जो उभार गोंडवाना लैंड की साइड में हुआ था अर्थात इस साइड में, ठीक है, उसे कहा गया हिमालय। जो हिस्सा अंगारा लैंड की साइड में उठा इसे कहा गया कुनलून, और जो बीच में समतल ऊपर की तरफ उठ रहा था इसे कहा गया तिब्बत का पठार। इसको कहा गया तिब्बत का पठार, इसे तिब्बत का पठार कहा गया। तो अब देख पा रहे होंगे ये हिमालय है, यहाँ तिब्बत का पठार और ये कुनलून। ठीक है, इस तरीके से हिमालय ऊपर की तरफ उठता चला गया। ठीक है, तो ये प्रमुख जो सिद्धांत दिया गया है यही क्या है,
कोबर का सिद्धांत है। आपने को जैसे मैंने बताया है इसी तरीके से उसको शब्दशः नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अर्थात कोबर के अनुसार अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड मतलब अफ्रीका से टूटा हुआ भाग टूट करके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, जो कि अंगारा लैंड की चट्टानों से टकराया। अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड से दोनों तरफ से नदियां टेथिस सागर में गिरती थीं, जिससे टेथिस सागर के इसी तरीके से लिखिएगा, टेथिस सागर के तल का अवतलन हुआ, जिससे टेथिस सागर में और अधिक अवसाद जमा होने लगे। अवसादों की अधिकता के कारण गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड की चट्टानों से दबाव पड़ा, जिसकी वजह से टेथिस सागर में जमा अवसाद में बलय पड़ा, जिससे इसके दोनों छोरों पर, दोनों किनारों पर इसमें उभार उत्पन्न हुआ, उभार आया, जिससे गोंडवाना के तरफ हिमालय का तथा अंगारा लैंड की तरफ कुनलून का निर्माण हुआ तथा बीच में समतल मैदान तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ। ये कोबर महोदय ने कुछ हिमालय के निर्माण को लेकर के इस तरीके से अपने सिद्धांत को दिया है, जिसको क्या कहा जाता है, कोबर का टेथिस भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का टेथिस भूसन्नति सिद्धांत, जिसको इस तरीके से दिया गया है। कोबर का टेथिस भूसन्नति सिद्धांत हेरिहेस के प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत तथा महाद्वीपों के विस्थापन सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो दूसरा जो सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति को लेकर के दिया जाता है वह है हेरिहेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। हेरिहेस की ये थ्योरी का नाम है हेरिहेस की प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, हेरिहेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये महाद्वीपों के सिद्धांत की ही बात यहाँ पर की जा रही है। इसके अनुसार जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में 200 यानी कि हमारी पृथ्वी की सतह है, इसमें 200 किलोमीटर नीचे, पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर नीचे जो पृथ्वी गोल तरीके से है, उसमें 6 जगह से वो विखंडित है, टूटी हुई है, अर्थात उसके 6 भाग हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है, प्लेट कहा जाता है, और उन्हीं के ऊपर हमारी सतह है। जैसे कि यहाँ पर प्लेटें हैं, जैसे इसको अगर हम इसी तरीके से गोल कर दें, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से 6 जगहों से अलग अलग हिस्सों में टूटा हुआ है, और प्रत्येक के ऊपर कोई ना कोई महाद्वीप स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हिस्सा जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, इसे इंडियन प्लेट कहा जाता है, ठीक है, इसको इंडियन प्लेट कहा जाता है। तो हेरिहेस ने ये बताया है कि महाद्वीपों के विस्थापन में जो ये हिस्सा है, ठीक है ना, अर्थात जो इस तरीके से टूट करके आया, ठीक है ना, जो ये वाला हिस्सा है, इसको क्या कहा गया है, इंडियन प्लेट, इसको कहा गया है इंडियन प्लेट। इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहा जाता है, जिसको एक और नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कुल 6 प्लेटें हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, जैसे कि ये यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और बीच में जो प्रशांत महासागर वाला हिस्सा है उसे कहते हैं पैसिफिक प्लेट। 6 प्लेटें टोटल हैं, मतलब कुल 6 प्लेटों में पृथ्वी विभाजित है, और 20 अन्य छोटे छोटे इसके भी कुछ छोटे भाग हैं, वो 20 प्लेटों में। जब महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको ठीक से करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल ये क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट का प्रवाह किधर से हो रहा था, अफ्रीका से टूट करके, ये भी वही मानते हैं, तो अफ्रीका से टूट करके ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, जो कि आकर के टकराए किससे, यूरेशियन प्लेट से। जो अंगारा लैंड है उसको यूरेशियन प्लेट कहा जाता है, जो अंगारा लैंड है उसे यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। इसके टकराने की वजह से इनका मानना है कि ये जब टकराया तो यही यहाँ पर जो टेथिस सागर था इसमें बलय पड़ा और इसमें उभार उत्पन्न हुआ, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। वो सिंपल है। कोबर की थ्योरी में और इसमें काफ़ी समानताएं आप देखने को मिल रहा होगा। कोबर का सिद्धांत आप लोग फिर से एक बार पीछे करके देख सकते हैं, वीडियो क्लास है तो आसानी है इसके लिए आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इंडियन प्लेट ये अभी भी ऊपर की तरफ उठ रहा है,
ठीक है, अर्थात उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। यानी कि ये जो हिस्सा है ये तो वो है जहां से ये उभार आ रहा है, अर्थात ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर वाला, ये अभी भी इसके नीचे जा रहा है। और यही कारण है कि हिमालय प्रत्येक कुछ वर्षों में ऊपर उठ जाता है। आपने देखा होगा हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, वो उसकी ऊंचाई अक्सर बढ़ती चली जाती है। तिब्बत के पठार के नीचे ये वाली जो प्लेट है तिब्बत के पठार के नीचे जा रही है। ठीक है, इसका विस्थापन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, और ये किस तरीके से इसके नीचे जा रही है, हिमालय का निर्माण किस तरीके से हो रहा है, आप इसे यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है यूरेशियन प्लेट और यह है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इस तरीके से हेरियस ने बताया कि इस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, इसके अलावा हिमालय की जो विशेषताएं हैं, हिमालय भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जलवायु को पूरी तरीके से हिमालय जो है परिवर्तित कर देता है। ठीक है, हिमालय की वजह से भारत में पश्चिमी विक्षोभ आता है। पश्चिमी विक्षोभ विश्व के भूगोल में जब जलवायु पढ़ेंगे उस पर बात करेंगे, या भारत की जब जलवायु पर हम लोग बात करेंगे इसमें भी हम लोग पश्चिमी विक्षोभ पर चर्चा करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से चलने वाली ठंडी हवाएं होती हैं। भूमध्य सागर में 12 किलोमीटर ऊपर चलने वाली ठंडी हवाएं होती हैं जो कि आकर के हिमालय से टकराती हैं, और हिमालय से टकराने की वजह से दो वर्गों में डिवाइड हो जाती हैं, जिसकी एक शाखा इधर यानी कि हिमालय में अंदर, भारत में अंदर की तरफ, जैसे पंजाब, यहाँ पर हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, इसमें प्रवेश करती हैं। शीत ऋतु में जो वर्षा हो रही है पश्चिम विक्षोभ के कारण होता है, तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, हिमालय की उपस्थिति के कारण हो रहा है। हिमालय की ऊंचाई की वजह से पश्चिमी विक्षोभ इससे टकराता है, जिससे वो दो वर्गों में डिवाइड होता है, और भारत में पश्चिम विक्षोभ से बारिश होती है। तो एक तो ये इसकी महत्वपूर्ण चीज है। शीत ऋतु में हिमालय पे जो बर्फबारी हो रही है वो भी पश्चिम विक्षोभ की वजह से ही होता है, तो हिमालय उसको भी प्रभावित करता है। इसके अलावा शीत ऋतु में ही साइबेरिया, रूस का वो हिस्सा जो एशिया में आता है, रूस का वो हिस्सा जो एशिया में आता है उसे साइबेरिया कहा जाता है। तो साइबेरिया से शीत ऋतु में ठंडी हवाएं चलती हैं, शीत ऋतु में ठंडी हवाएं चलती हैं। हिमालय की वजह से वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, हिमालय की वजह से भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, और इस तरीके से पूरा भारत जो है, हिमालय के दक्षिण वाला जो भारत है वो पूरा का पूरा गर्म रह जाता है, और यही कारण है कि भारत जो है एक उष्ण कटिबंधीय देश बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हिमालय भौगोलिक तौर पर पूरे भारत को, भारत की जलवायु को, भारत की आर्थिक स्थिति को और हर तरीके से भारत को ये प्रभावित करता है। तो हिमालय की एक सबसे प्रमुख विशेषता ये बनती है। हिमालय में विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं वो पाई जाती हैं। हिमालय का निर्माण चूंकि अभी उत्थान की प्रक्रिया में है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अस्खलन, भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो भी इसी क्षेत्र में होती रहती हैं। सबसे अधिक भूस्खलन की घटनाएं शिवालिक क्षेत्र में होती हैं। ठीक है, हिमालय का आकार अगर आप देखें तो इसमें कुछ नाम मिलते हैं, जैसे बृहद हिमालय का नाम क्या मिलता है, आंतरिक हिमालय। बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। इसके अलावा लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहा जाता है, और शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इसको आप यहां से इस तरीके से समझेंगे। हिमालय का आकार आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से है, एक चाप के आकार में है। हिमालय एक किस तरीके से है, इस तरीके से चाप के आकार में है। तो अगर इसे हम गोल कर दें, इसको हम गोल कर दें, ये समझने के लिए है खाली, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा था ये कहाँ आ गया, अंदर आ गया, ये आंतरिक भाग है। ठीक है, ये कहाँ है, ये मध्य है, और ये कहाँ है, बाह्य है। इसी तरीके से है। अब इसको हम इतना काट देंगे तो यही क्या बन जाएगा, देखिए इस तरीके से हिमालय है, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, बृहद हिमालय हो गया, ये मध्य हिमालय, ये लघु हिमालय हो गया, और बाह्य हिमालय ये क्या था, बाह्य हिमालय, ये क्या हो गया, शिवालिक हो गया। ठीक है, ये शिवालिक हो गया। ठीक है, तो ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये चट्टानें जो होती हैं ये वाली, ये कठोर होती हैं, ये काफ़ी कठोर होती हैं। क्यों हो जाती है, क्योंकि बहुत पुरानी है। जो नवीनतम हिमालय का निर्माण हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये बाह्य हिमालय में हो रहा है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ये गोंडवाना
की प्लेट है, ठीक है ना, जिसका प्रवाह इधर की तरफ हो रहा है, जिसका प्रवाह इधर की तरफ हो रहा है, ये गोंडवाना लैंड है, ठीक है ना। और ये अंगारा लैंड की चट्टान है, ये है अंगारा लैंड की, ठीक है ना। इसका प्रवाह किधर हो रहा है, इसका प्रवाह इधर की तरफ हो रहा है, ठीक है ना। जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, तो मैंने ये बताया था कि जो कठोर चट्टानें होती हैं वो अंदर चली जाती हैं, जो कठोर चट्टानें होती हैं वो अंदर चली जाती हैं। तो जब ये गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से टकराया, तो मैंने ही बताया भी था कि ये प्रायद्वीपीय भारत जो है, ये जो गोंडवाना का हिस्सा है वो हिमालय के नीचे से कहाँ जा रहा है, तिब्बत के पठार की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हिस्सा है ये इधर की तरफ मुड़ जाएगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, अर्थात ये अंगारा लैंड इसके ऊपर, तो ये तिब्बत का पठार और उसके आगे कुनलुन, तो ये हिस्सा इधर की तरफ जा रहा है और ये हिस्सा कहाँ उठेगा, ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठेगा, ये क्या बन जाएगा, हिमालय बन जाएगा। इससे क्या बनेगा, हिमालय का निर्माण हो रहा है। इस तरीके से ये ऊपर की तरफ उठ रहा है और ये जैसे जैसे इसके अंदर जा रहा है वैसे वैसे ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। यही कारण है कि हिमालय निरंतर ऊपर की तरफ उठता जाता है, इसकी ऊंचाई हर कुछ सालों पे बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप इसे तो इसमें अब ये हिस्सा देख रहे हैं, बाह्य हिमालय, सॉरी आंतरिक हिमालय, और ये जो सबसे निचला होता है जहाँ पे ये घर्षण हो रहा है, ठीक है ना, तो इसकी वजह से ये बाह्य हिमालय है, ये शिवालिक रेंज है, ठीक है ना, सबसे नीचे वाला शिवालिक रेंज हो जाएगा। शिवालिक रेंज में सबसे अधिक भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो घर्षण की प्रक्रिया हो रही है ये किस रेंज में हो रही है, शिवालिक रेंज में हो रही है, ठीक है। तो भूस्खलन और भूकंप की जो प्रक्रियाएं हैं, हिमालय भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। विश्व में जो सबसे तीव्रतम भूकंप क्षेत्र हैं उन्हें भूकंप जोन 5 के अंतर्गत रखा जाता है, जहां पर सबसे तीव्र भूकंप आता है। भूकंप जोन 1 जहां पर सबसे कम भूकंप आता है, भूकंप जोन 5 जहां पर सबसे अधिक भूकंप आता है। तो जैसे पैसिफिक के जो किनारे हैं, ठीक है ना, वो भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से जो एंडीज की श्रृंखला है भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। रॉकी को जो श्रृंखला है, जैसे कैलिफोर्निया वाली जो तट है, ये सब पैसिफिक के किनारे वाले क्षेत्र हैं। तो दोनों तरफ, इधर अमेरिका वाला भी और इधर जापान और एशिया का जो किनारा है जो पैसिफिक के दोनों तरफ लगते हैं, तो ये दोनों क्षेत्र भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से हिमालय जो है ये भी भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है, अर्थात सबसे भूकंप के लिए सबसे संवेदनशील इलाका कौन सा है, हिमालय है। सवाल बनता है कि हिमालय किस भूकंप जोन में आता है, तो हिमालय भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। मैंने कारण बताया कि शिवालिक जो है यहाँ पर है और ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लेटों में घर्षण होता है और इसी वजह से इन क्षेत्रों में भूकंप आता है। और वो क्षेत्र कौन सा है, शिवालिक है, अर्थात शिवालिक में सबसे अधिक भूकंप आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने हिमालय के जो बेसिक परिचय है, कहाँ से किधर की तरफ इसका विस्तार हुआ है, किन किन देशों में इसके क्या नाम है, इन पर चर्चा कर लिए। इसके अलावा हिमालय का निर्माण, कोबर की भूसन्नति सिद्धांत और इसके अलावा हेरियस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इन पर भी चर्चा हो गई। और हिमालय की जो प्रमुख विशेषता है भौगोलिक तौर पर, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। इसके अलावा इसमें बहुत प्रकार के खनिज अर्थात इसकी आर्थिक विशेषताएं भी होती हैं, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं जो कि इसकी आर्थिक विशेषता बनाती है। सबसे अधिक भूगोल की जो विशेषता महत्वपूर्ण होती है वो इसकी भौगोलिक विशेषता, जो कि पूरे जलवायु को, भारत की जलवायु को परिवर्तित कर देता है। और साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं ये भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा भारत जो है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु का बन जाता है, अर्थात गर्म जलवायु का एक देश बन जाता है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ हिमालय की वजह से आता है। ये तमाम चीज़ें हैं। कल की क्लास में हम लोग हिमालय की जो अलग अलग श्रेणियाँ हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और उसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक, इस पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।